लॉ, फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा सवाल, एक बच्चे ने 20-30 लाइन में बड़े डिटेल में लिख के भेजा कि आई हैव अ वेरी बिग कंफ्यूजन। सर आपने बोला था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूसीएम एवरेज एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन के बराबर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको आपने लिखा था v² साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। उसके बाद आपने क्या किया था कि इसको डेराइव करके ये डिफाइन कर दिया था, इसको ड्राइव करके ये डिफाइन कर दिया था। तो अब तो हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि इसको आपने ये ड्राइव कर दिया। लेकिन आपने एक क्वेश्चन कराया था क्लास में, और वो क्वेश्चन आपने ये कराया था कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो जब वो अपने आधे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेता है तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। आधे सर्कुलर मोशन का हाफ रोटेशन में आपने एक्सेलरेशन कराया था, हाफ रोटेशन में आपने एक्सेलरेशन निकलवाया था, उसमें आपने ये यूज कर लिया। तो मुझे कंफ्यूजन ये है कि सर मैं ये यूज करूं कि ये यूज करूं, क्योंकि आपने इस वाले को तो इसमें कन्वर्ट कर दिया तो हमें तो ये यूज करना चाहिए, लेकिन हाफ रोटेशन वाले में आपने सर इसको यूज कर लिया। ये तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। जब आपको ये वाला यूज नहीं करना था तो ये डिराइव करके क्यों निकाला? ये v² बताया और फिर आपने ये यूज कर लिया, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इस डाउट का जवाब आप लोग बताएं और मैं देखना चाहता हूं कितने अच्छे से बता पाते। बताइए आपने ये क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इससे ड्राइव करके तो आपने ये निकाला, तो फिर आपने ये यूज क्यों नहीं किया? इसको क्यों किया? इसको क्यों किया बताएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं, आप लोग बताएं प्लीज। स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल ठीक नहीं, ये यूज क्यों नहीं किया डिटेल में बताओ। अब वो कौन था रामलाल? पढ़ कमेंट पर, अब ध्यान से, गधा कहीं का पढ़, कमेंट पर समझ आ जाएगा। इंस्टैंटेनियस है ये क्या है? इंस्टैंटेनियस फॉर एट एन इंस्टेंट, इंस्टैंटेनियस एट एन इंस्टेंट। एट एन इंस्टेंट का मतलब है बहुत छोटे एंगल के लिए। अगर पार्टिकल इस पॉइंट से चल के यहीं तक पहुंचता है, बहुत छोटा एंगल चलता है। फॉर अ स्मॉल एंगल, तो बहुत छोटा एंगल चलेगा, किसी इंस्टेंट पे होगा तो हम ये यूज करेंगे। ये इंस्टैंटेनियस है। किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v²। तो ये कौन सा है? ये किसी थीटा एंगल के लिए है, एक मेजरेबल ज्यादा एंगल के लिए है, एवरेज है वो। तू इतना बड़ा रामलाल है, सुन मेरी बात, कि तुम्हें 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ लिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क नहीं समझ आ रहा, गधा कहीं का। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क ही नहीं समझ आ रहा तुम्हें। बाबू जलेला एकदम, भगा दूंगा यहां से, उठा के फेंक दूंगा युगांडा के काली घाटी में। आगे के जीवन में वहीं से डाउट पूछना। ये मैंने बोला कि यहां से चला, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में निकाला है। 2 पॉइंट के बीच में एक टाइम इंटरवल होगा, इस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन यहां से निकालेंगे। ये एवरेज है, साफ साफ लिखा है, ये एवरेज है, ये इंस्टैंटेनियस है। मैं तुमसे पूछूं किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, तो किसी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट, एक इंस्टेंट, एक इंस्टेंट, 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 मतलब किसी एक टाइम पे, पर्टिकुलर टी टाइम पे पार्टिकल का यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एग्जैक्टली यहां पे, यहीं पे क्या होगा? यहीं पे होगा v²। और 2 टाइम के बीच में होगा v² साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अब एक बात बता, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 60 डिग्री एंगल ट्रेवल करके बता चला, 60 डिग्री एंगल ट्रेवल करा, बता ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? फटाफट बता। यहां से यहां तक 60 डिग्री एंगल चला है, 60 डिग्री एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हां,
60 डिग्री एंगल के लिए ये लगाओगे v²/r sin θ/2 बटा θ/2। किसी इंस्टेंट पे पूछे, एक ही पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे, तो उसके लिए लगाओगे v²/r। मतलब डाउट ये नहीं कि डाउट आ गया कोई बात नहीं, आना चाहिए, लेकिन यार तुम फिर 2 मिनट रुक के सोचो और समझो कि क्लास में क्या क्या बोला है। तुम सुनते तो हो नहीं, इफ्कूफ कहीं के। चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला। चलो आओ इधर, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे से सवाल पूछ लिया करो तुम लोग, डरो मत। सर इतना आपने सुना दिया, अब कौन पूछेगा? नहीं, पूछा करो बेटा, सुनाने में मजा आता है। थोड़ा सा मैं भी सुना लेता हूं ना, तो मुझे अच्छा लगता है फिर, है ना। घबराए मत करो, जिसने भी डाउट पूछा है घबराना नहीं बेटा, ऐसे ऐसे डाउट पूछते रहने हैं, ताकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी बना रहे और अपन अच्छे से आपको डाउट बताते रहे ना। अच्छा, ये ऐसे जो एक्सप्लेन किया, मजा आया कि नहीं? अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। किसको पता चल रहा किसका बेइज्जती हुआ है? सब तो अपने घर पे बैठे हो, वैसे भी इज्जत है नहीं, बेइज्जती का क्या पता चलेगा तुम्हें? तो सर तो अपने घर पे बैठे हो अंधेरे में, किसी के, अच्छा हो सकता है कि डर के तुम डाउट नहीं पूछो, नहीं पूछना है, डाउट पूछते रहना है, डाउट पूछते रहना है। चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो चैप्टर 2 कंप्लीट किए, वो कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? काइनामेटिक्स वाला। कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? काइनेमेटिक्स वाला। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है? काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कॉज के बारे में हमने पढ़ा है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। विदाउट सॉरी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान तुम पे चला गया। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। जैसे मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब पार्टिकल होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब पार्टिकल होता है, तो उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, वो कितने वेलोसिटी से चल रहा है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का पाथ पैराबोलिक होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक्सीलरेशन। तो हमने बेसिकली एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। हमने कभी भी ये बात नहीं किया कि मोशन का कॉज क्या होगा। जैसे सर्कुलर मोशन, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है, हाँ बिल्कुल समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है, सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगल कितना ट्रेवल करेगा, उस एंगल के ट्रेवल करने का जो रेट होता है dθ/dt, उसको ओमेगा बोला था। चेंज इन ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने एंगुलर एक्सीलरेशन बोला था। फिर हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिफाइन किया। तो उसमें बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी, लेकिन बहुत सारी चीजों में यह बात हमने नहीं किया कि ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन का रीजन क्या है, कॉज क्या है। कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में हमने बात नहीं किया। तो अब हम जो सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस सेक्शन को हम डायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और डायनामिक्स में जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, है ना। मोशन का कॉज क्या होगा, हम पूरा का पूरा किस पे फोकस करेंगे? कॉज पे फोकस करेंगे। हम पूरा का पूरा किस पे फोकस करेंगे? कॉज पे फोकस करेंगे, ठीक है साहब। चलिए अब एक बात बताइए, आप केमिस्ट्री में बॉडी के केमिकल स्टेट को आप डिफाइन करते हैं, कितने तरह के केमिकल स्टेट होते हैं? हाँ, कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। यस यस, यू आर द बेस्ट फिजिक्स टीचर, बहुत बढ़िया। डायनेमिक्स, बहुत बढ़िया। अर्जुना 2.0, अबे रामलाल यहां पढ़ ले चुपचाप। हाँ चल इधर देख, हम लोग स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो केमिस्ट्री में कितने केमिकल स्टेट पढ़े तुमने? केमिस्ट्री में आओ, और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं। केमिस्ट्री में कितने केमिकल स्टेट होते हैं? बच्चे लिख रहा है 3 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? 3, 4 कौन लिख रहा है बे? कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो 3 आज से 50 साल पहले हुआ करते थे। अब टोटल केमिकल स्टेट होते हैं 5। टोटल केमिकल स्टेट होते हैं 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन।
अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, है ना। 2 एक्सेप्शनल है, वो हम आगे डिटेल में उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टोटल 5 केमिकल स्टेट होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर, है ना, केमिकल स्टेट डिफाइन करते हैं। और तुम्हारा हो गया नेक्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। 5 कितने होते हैं साहब? 5 होते हैं। हाँ, अब 3 से बदल के तुम 5 पे आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो, तुरंत सीख जाते हो। फिजिक्स में कितने तरह के फिजिकल स्टेट होते हैं? बॉडी की जिस तरह से आपने केमिकल स्टेट डिफाइन किया है, उसी तरीके से बॉडी की फिजिकल स्टेट भी डिफाइन करता है। फिजिकल स्टेट कितने तरह के होते हैं? बॉडी के फिजिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी के फिजिकल स्टेट को हम वेलोसिटी की मदद से डिफाइन करते हैं, है ना। ये मेरा डेफिनेशन है, मैं ही इसको डिफाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये किसी किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये गलत नहीं है ना, ये गलत नहीं है, कंसेप्चुअली सही है। इसको मैंने डिफाइन किया है, ये एक समझाने का तरीका है ना। बॉडी की 2 फिजिकल स्टेट होती है और उसको हम वेलोसिटी की मदद से डिफाइन करते हैं। देखिए बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये जो फिजिकल स्टेट होता है ना बेटा, हम कहते हैं बॉडी की नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट नेचुरली बॉडी इस स्टेट में रहना चाहता है। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। गलती से ये मत बोल देना मोशन। देखो बच्चा कह रहा है, 99% बच्चा यहां पे गलती कर देता है, रेस्ट एंड मोशन। गलत जवाब है आपका बेटा, गलत जवाब है। आप बोला सर हम तो जानते हैं 2 स्टेट होता है बॉडी का, एक रेस्ट एक मोशन। गलत है, रेस्ट एंड मोशन गलत है। बॉडी का 2 फिजिकल स्टेट होता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन नहीं बेटा। बोलो सॉरी, जितने लोगों ने रेस्ट मोशन लिखा था, बोलो सॉरी, फटाफट बोलो सॉरी, कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। बॉडी की जो 2 फिजिकल स्टेट होती है वो होती है रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? लात खाएगा, अरे बोल ना, लात खाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? देखो पूरा काइनेमेटिक समझ लिया। और एक सस्ता नशा कर क्या है, कह रहा व्हाट इज द सॉरी। हाँ, सॉरी बोलना चाहिए आपको। ताओ में आके गलत जवाब दे दिया तुमने। हाँ, और ये सॉरी याद रखना हमेशा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुते काम आएगा, बहुते ज्यादा काम आएगा। तो बताओ बॉडी की 2 स्टेट कौन कौन सी होती है? रेस्ट, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या होगा? 0, और दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बच्चा कहेगा सर यूनिफॉर्म मोशन एक ही चीज होता है। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में 2 चीजें आएंगी कि स्पीड भी उसका कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, और डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक ही लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक डायरेक्शन में सीधा चल रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बॉडी की ये 2 फिजिकल स्टेट होती है। और इस फिजिकल स्टेट को हम नेचुरल स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो अपने किसी फिजिकल स्टेट में, 2 ही फिजिकल स्टेट है, उन्हीं दोनों में से किसी में होगा, उन दोनों फिजिकल स्टेट में होगा, तो उसको उसमें बना के रखने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बॉडी की नेचुरल स्टेट है, ये बॉडी की नेचुरल स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहां पे क्या लिखा है, नो फोर्स। यहां पे वर्ड में ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अरे चल भाई, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। बॉडी को किसी पर्टिकुलर स्टेट में बना के रखने के लिए किसी एक्सटर्नल नेट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई बॉडी यहां पे रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसको रेस्ट में बना के रखने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। ये नेचुरली रेस्ट में रहता है, ये नेचुरली रेस्ट में रहता है। जैसे देखिए बॉडी यहां पे रेस्ट में है, बॉडी क्या है यहां पे रेस्ट में है, तो इस पे तुमसे पूछे कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इसको रेस्ट में रखने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हैं आप? 0, नेट फोर्स 0। आप कहेंगे सर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, पक्की बात है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, लेकिन नीचे एक हमने सरफेस बना दिया, ये सरफेस उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स।
और उस कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा? 0। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कंसेप्ट कहता है कि ये बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अब बच्चा कहता है सर अगर नेट फोर्स 0 लग रहा तो वी वेलोसिटी से कैसे चल रहा? वी वेलोसिटी से चलना उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। किसी बॉडी को स्टेट में बना के रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। किसी बॉडी को पर्टिकुलर स्टेट में बना के रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल नेट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नेट फोर्स लग रहा है तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। और अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होगा? 0। इसमें फोर्स ऐसा नहीं कि लग ही नहीं रहा होगा, एक दो फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन वो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तुम अगर सोचोगे सर अगर सरफेस पे किसी बॉल को मैं v वेलोसिटी से फेंक के छोड़ दूं तो बॉल रुक जाता है थोड़ी देर में, वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होता है। यहां पे जो सरफेस हमने एज्यूम किया है वो एकदम स्मूथ एज्यूम किया है। अगर ग्राउंड स्मूथ हो, वहां पे एक बॉल को v वेलोसिटी से फेंक के छोड़ दो तो वेलोसिटी इनफाइनाइट टाइम तक इनफाइनाइटली लार्ज टाइम तक v वेलोसिटी से चलता रहेगा। मतलब ये हुआ, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको लगेगा एकदम मक्खन, आपको देख के लगेगा कि यार ये फिजिक्स है क्या, कितना आसान है। सिस्टमेटिकली आपके दिमाग में चीजें बैठता जाएगा। देखिएगा ध्यान से, बॉडी की 2 फिजिकल स्टेट होती है, उस स्टेट को हम नेचुरल स्टेट भी कहते हैं। 2 स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में वेलोसिटी 0 होगा, हमेशा 0 रहेगा। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कुछ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वह स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, है ना, स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, चेंज इन स्टेट, तो स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब है? कोई बॉडी रेस्ट में पड़ा हुआ है, तू बैठा हुआ है रेस्ट में, आके मैंने पीछे से एक लात मार दिया। तू आराम से बैठा हुआ था, मोबाइल लेके ऐसे पढ़ रहा था, मैं आया, पीछे से मेरा दिमाग खराब है, मैं आया, एक लात मारा खींच के, तो तेरा जो स्टेट है स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएगा। इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। और सर अगर मैं पहले से मोशन में हूं तो तू पहले से ऐसे ऐसे भाग रहा था, मैं आगे खड़ा था, ऐसा मान लो तुम पहले ऐसे ऐसे भाग रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे नीचे देख के भाग रहे थे, सामने पोल था, टकरा गए जाके, तो टकरा गए जाके तो क्या होगा? सर हमारा जो स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट में आ जाएगा तुरंत से। तो ये हुआ चेंज इन स्टेट। अच्छा, स्टेट ऑफ मोशन में आपकी कुछ स्पीड है, उस स्पीड को बढ़ाना है, हर स्पीड को बढ़ाना है, तो स्पीड देखो बढ़ गया। उस स्पीड को घटाना, तो देखो स्टेट चेंज हो गया। अच्छा, एक और स्टेट ऑफ चेंज हो सकता है यहां पे, स्टेट ऑफ मोशन से डायरेक्शन को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में लाना, और स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आना, या मोशन की रफ्तार को बढ़ाना या मोशन की रफ्तार को कम करना, या डायरेक्शन चेंज करना, यह है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट ये नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की कि कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नेचुरली इंसान को जब भगवान ने बनाया, या कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ऐसा समझो संसार को भगवान ने बनाया, तो हर एक बॉडी को एक शक्ति दी कि तुम जिस स्टेट में हो ना उसमें अपने आप पड़े रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, तब तक तुम पड़े रह सकते हो, है ना, जो जिस भी स्टेट में हो उसी स्टेट में रखोगे। लेकिन अगर तुम्हें अपने स्टेट को चेंज करना है, तुम्हारी मर्जी है, या बाहर वाला तुम्हारी स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, तुम्हारी मर्जी है या नहीं है, तुम खुद से नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी मर्जी है कि आओ कोई कर दे, मेरा स्टेट चेंज कर दे, बहुत दिन से पड़ा बोर हो गया हो, कोई आके स्टेट चेंज कर दे, तो तुम अपने आप नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा, एक्सटर्नल एजेंट तुमको पुश
एंड पुल करेगा। उसी पुश एंड पुल के साइंटिफिक नेम को हम कहते हैं फोर्स। कलम है हाथ में, लिखो, बहुत जोरदार डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखो। साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल एंड पुश इज फोर्स। साइंटिफिक नेम है ना, धक्का या खिंचाव। पुल एंड पुश को एक साइंटिफिक नेम दे दिया। पुल एंड पुश तो कोई भी बोल लेता है, धक्का खिंचाओ धक्का खिंचाओ। उसी को एक साइंटिफिक नेम दिया फिजिक्स वालों ने, जिसको हम कहते हैं फोर्स। तो लिखो, पुल एंड पुश, साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल एंड पुश इज कॉल्ड, साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। वो एक्सटर्नल एजेंट जो आप बोल रहे हैं, वो एक्सटर्नल एजेंट क्या लगाएगा? आशीर्वाद देगा। जा बेटा, मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरा स्टेट चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? आशीर्वाद देगा? नहीं, एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। लिख लिया? हां, साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या करेगा? फोर्स क्या करेगा? स्टेट को चेंज करेगा। तो आप क्या कहेंगे? देखिए फोर्स, व्हाट इज फोर्स? कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। बॉडी की जो स्टेट है उसके चेंज होने का कारण जो होगा वो है आपका फोर्स, है ना। पुल और पुश, फुल और पुश नहीं पुल फुल नहीं, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? जब तुमसे कोई पूछे कि फोर्स क्या है, तो फोर्स इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। व्हाई फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट? बिकॉज किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी होता है स्टेट को बना के रखने का। अगर वो अपने स्टेट को चेंज करना चाहता है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो अगर तुम फिर से सिस्टमेटिकली अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो मैंने क्या पढ़ाया? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? देखना, तुम्हारे दिमाग में एकदम मक्खन की तरह घुस रहा है चीजें कि नहीं बताया। मैंने तुम्हें बताया कि टू फिजिकल स्टेट कौन कौन सा? स्टेट ऑफ रेस्ट जिसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 0, एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में वो रहना चाहता है। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में वो रहना चाहता है ना। नेचुरली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में वो रहना चाहता है। तो ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। इस दोनों स्टेट में जब बॉडी रहेगी तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0, है ना। अगर इफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन स्टेट विल चेंज, और जब स्टेट चेंज होगा तो हम इसको कहते हैं कि अगर फोर्स 0 था तो स्टेट चेंज नहीं हुआ, और फोर्स लगा तो स्टेट चेंज हुआ, फोर्स लगा तो स्टेट चेंज हुआ। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज cause of change in state. Force is nothing but cause of change in state. अब मान लो कि तुम आके इस बॉडी पे धक्का मारते हो F फोर्स, इस पे मार्कर पे, है ना। तुमने लगे मास्टर इसी मार्कर से पढ़ाता है, मार्कर को फेंक दो, मास्टर पढ़ाना बंद कर देगा। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसी से मार्कर पढ़ाता है, मार्कर को फेंक दो, मास्टर पढ़ाना बंद कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है कि मास्टर को उठा के फेंक दो, है ना। तो मार्कर और मैं दोनों रखा हुआ था यहां पे, ये रहा मार्कर और ये रहा एमआर। एमआर बहुत दुखी है क्योंकि तुमने कहा है कि हमको नहीं पढ़ना है। 2 ऑप्शन है, या तो मास्टर के मार्कर को फेंक दो या मास्टर को उठा के फेंक दो। अब तुम साहब आए, अब तुमने मार्कर को उठा के फेंका F फोर्स से, ठीक है, और मास्टर को उठा के फेंका F फोर्स से। अब फोर्स का अमाउंट दोनों पे सेम लगाया, F फोर्स और F फोर्स, मतलब फोर्स दोनों पे सेम लगाया, मतलब कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट दोनों का सेम है। ठीक है, हाँ, पढ़ना है नहीं सर तो हम क्या करेंगे? मास्टर को उठा के फेंक देंगे, है ना, मास्टर को उठा के फेंक देंगे। अब तुमने मास्टर को उठा के फेंकने के लिए F फोर्स लगाया। अब तुमने F फोर्स लगाया, मास्टर को तो हिला भी नहीं पाए तुम, क्योंकि मास्टर MR है। तुमने F फोर्स लगाया
कि मास्टर को उठा के हम फेंक देते, मास्टर को धक्का मार मार के बाहर भगा देते। अब तुमने मास्टर को धक्का मारा, अब मास्टर वो है एमआर, तुम्हारा एफ फोर्स से मास्टर का मोशन में आना तो छोड़ो, मास्टर तुमसे हिलेगा भी नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा डगमगाओगे, फिर तुम हार के चले जाओगे कि इस एफ फोर्स से इस मास्टर का कुछ नहीं हो रहा। अब सेम एफ फोर्स लेके तुम जाओगे और मार्कर को उठा के फेंकोगे। तो एक चीज समझना ध्यान से कि दोनों पे जो मैंने फोर्स लगाया है, जो कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट है, वो सेम है, लेकिन दोनों के एक्सटर्नल कॉज की वजह से सेम कॉज लगाया है, लेकिन दोनों के में जो स्टेट में चेंज आएगा वो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, इस फोर्स से इसका तुम बस हल्का सा हिला पाओगे और इस फोर्स से इसको उठा के फेंक दोगे। तो समझने की कोशिश करो, जब हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो सेम अमाउंट से स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है? समझने की कोशिश करो। जब हम सेम अमाउंट से फोर्स लगा रहे हैं, सेम अमाउंट से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पे कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट सेम है, तो दोनों में सेम स्टेट चेंज क्यों नहीं हुआ? दोनों में जो चेंज होना चाहिए था, दोनों के स्टेट में जो चेंज होना चाहिए था, सेम चेंज क्यों नहीं हुआ है? तो सेम चेंज साहब इसलिए नहीं हुआ है कि इसकी मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो क्या होगा? मास ज्यादा है तो जैसे ही आप फोर्स लगा के बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने स्टेट को चेंज होने से रोकता है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के। किसी भी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो स्टेट में चेंज होने को अपोज करता है, स्टेट में चेंज होने को अपोज करता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट, कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को हम क्या कहते हैं? कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को हम क्या कह सकते हैं बेटा? फोर्स। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज फोर्स ऑफ अ बॉडी। फोर्स ऑफ अ बॉडी मतलब अपने स्टेट में चेंज होने को क्या करता है? वो अपोज करता है। जब भी आप फोर्स लगा के किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाना चाहोगे, अच्छा फोर्स लगा के हम करते क्या है? बॉडी के स्टेट को हम चेंज करते हैं। अब फिजिक्स वाली बात हो गई, बॉडी के स्टेट को हम चेंज करते हैं तो बॉडी क्या चुपचाप चेंज करा लेगा? तुम जाकर उसको धक्का मारोगे, कहेगा आओ ना कर दो ना मेरा चेंज, आओ ना कर दो ना मेरा चेंज। कि बॉडी उस चेंज को अपोज करता है। सर बॉडी उस चेंज को अपोज करता है, और जिस प्रॉपर्टी से अपोज करता है उस प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया है इनर्शिया, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो सर इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी। इट इज अ प्रॉपर्टी। तो कहते हो ना मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं? तो तुम्हारा जो सुंदर होना है वो कितना किलो सुंदर हो तुम बताओ, है ना? बच्चे कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। लड़कियां कहती हैं मैं बहुत सुंदर हूं तो क्या करूं? एक बात बताओ पहले, तुम करना बाद में, मुझे बस इतना बताओ तुम कितना सुंदर हो? 4 किलो सुंदर हो, 5 ग्राम सुंदर हो, कितना कितना अमाउंट बताओ, कितना सुंदर हो? क्या उसको मेजर करके बता सकते हो? 4 मीटर तक सुंदर हूं मैं, उसके बाद खराब हो। 5 किलो सुंदरता है तुम्हारे में, कितना सुंदर हो ये बताओ? तो तुम्हारा ब्यूटीफुल होना, मैं इतनी सुंदर हूं, कितनी 4 किलो 5 किलो 50 किलो कितनी सुंदर हूं? सर ये बात तो हमने नहीं सोचा। सर मैं इतनी सुंदर हूं, अब कितनी? 5 किलो सुंदर हो, 5 हाथी सुंदर हो, 5 मीटर सुंदर हो, कितना सुंदर हो? तो आप अपनी सुंदरता को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से ये इनर्शिया। अच्छा एक बात बताओ कि मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं? सर एकदम बेकार पढ़ाते हो, कुछ लोग कहेंगे। कुछ लोग पढ़ाते हो सर ठीक पढ़ाते हो, बढ़िया पढ़ाते हो। कितना बेकार पढ़ाता हूं, इसका कोई मेजरमेंट है? कितना बेकार पढ़ाता हूं? 5 लीटर सुंदर हूं 5 लीटर सुंदर हूं। कितना बेकार पढ़ाता हूं? सर बहुत बेकार।
कितना बेकार सर, बहुत बेकार, 5 किलो बेकार। तो ये बेकार पढ़ाना, ये बढ़िया पढ़ाना, ये सब कंपेरेबल चीजें हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनर्शिया कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, इट कैन बी कंपेयर्ड ओनली। इसको हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। डज नॉट हैव यूनिट, डज नॉट हैव यूनिट, ओनली कंपेयर्ड। इनर्शिया को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा है उसकी इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास कम है उसकी इनर्शिया कम है, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या होती है, बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो चेंज इन स्टेट को अपोज करता है या कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कितनी तरह की इनर्शिया होती है, तो जितनी तरह की बॉडी की स्टेट थी उतनी तरह की इनर्शिया होगी। पहला बॉडी का स्टेट था स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में बॉडी की रहने की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में पड़ा है तो रेस्ट में पड़ा रहना चाहता है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ स्पीड, इनर्शिया ऑफ स्पीड, इनर्शिया ऑफ स्पीड और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ स्पीड एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दो तरह के हम इनर्शिया डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दो स्टेट ऑफ मोशन थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो इनर्शिया हो। बेसिकली इनर्शिया जो फिजिक्स में हम डिफाइन करते हैं, जिसने भी डिफाइन किया था बहुत ही फिलोसफिकल है, क्योंकि इनर्शिया एक नेचुरल स्टेट होती है बॉडी की, और वो सिर्फ फिजिक्स की इनर्शिया नहीं है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इनर्शिया लाइफ के हर एक मोमेंट पे होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूं, साहब तुम ना रात में 10 बजे पढ़ने बैठो और सुबह 4 बजे तक पढ़ो। एक ऑप्शन दो, रात में 10 बज रहा, अभी 10 बजे पढ़ने बैठ जा और सुबह 4 बजे तक पढ़। एक ऑप्शन मैंने तुम्हें ये दिया, रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़, है ना, और फिर सुबह 4 बजे सो जाना। या दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें यह देता हूं कि 10 बजे सो जा और सुबह 4 AM पे उठ के पढ़। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऊपर वाली या नीचे वाली? ये ऊपर वाली या नीचे वाली, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? रात में 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ना, या 10 बजे आराम से सो जाओ और फिर सुबह 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे उठ के पढ़ो। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली या नीचे वाली, फटाफट बताएं। ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली। अरे बच्चा सर कोई सा भी नहीं, पढ़ने वाला काम थोड़ी ना होता है। अबे रामलाल तू भले लिखने के लिए कुछ भी लिख रहा है, तुम्हारे मन में तो यही चल रहा है सर कोई भी नहीं। हाँ, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब है सर ऊपर वाला। क्यों, रीजन बताता हूं। क्या है कि तुम अभी जगे हुए हो, अभी तुम जगे हुए हो। अब तुम जगे रहने के इनर्शिया में हो, तुम्हारी बॉडी अगर जगी हुई है तो तुम जगे रहने के इनर्शिया में हो, और सुबह 4 बजे तक आराम से जगते जगते तुम पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और एक बार तुम 10 बजे सो गए तो तुम सोते रहने की इनर्शिया में चले गए। अब सुबह 4 बजे उठ के और पढ़ाई करना यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि तुम इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग में हो, इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग। सोने की इनर्शिया में चले गए। अच्छा पढ़ना छोड़, मान लो मामा जी आने वाले हैं, मम्मी ने बोला मामा आएंगे मिठाई लेके। अब साहब मामा आएंगे मिठाई लेके, तुम्हें 10 बजे ये बात पता चला, सुबह 4 बजे मामा आएंगे मिठाई लेके। तो दो ऑप्शन है, या तो अभी सो जाओ और सुबह जैसे ही 4 बजे मामा आएंगे मिठाई लेके तो उठ के मिठाई खा लेना, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी जगे रहो, सुबह जैसे ही 4 बजे मामा आएंगे तो मिठाई खा के सो जाना। तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे कि अभी 10 बज रहा है, मम्मी ने बोला मामा आएंगे मिठाई लाएंगे,
है ना। अभी 10 बज रहा है, सुबह 4 बजे मामा की ट्रेन आएगी, मामा मिठाई लाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के मामा मिठाई लाएंगे, मिठाई खा के हम फिर सो जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी 10 बज रहा है, 5-6 घंटे जग लेते हैं, वैसे भी मिठाई खाए हुए 2-3 साल हो गया मुझे, अब मिठाई खाए हुए, कोरोना में सब कोई घर पे आया नहीं, मिठाई लाया नहीं, कोरोना में कोई घर पे आया नहीं, मिठाई लाया नहीं, तो सुबह 4 बजे हम उठ के मिठाई खा लेंगे, है ना। अभी जगे रहते हैं, सुबह 4 बजे मामा मिठाई लाएंगे तो मिठाई खा के सो जाएंगे। तो सुनो, जब तुम अभी सो जाओगे ना, जब तुम अभी सो जाओगे तो सुबह 4 बजे मामा आएंगे, मिठाई लाएंगे, रसमलाई लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, तुम्हारा जो इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग है ना, वो मिठाई से भी ज़्यादा प्यारा है। मिठाई भी तुम्हारे इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग को जल्दी नहीं तोड़ पाएगा। सामने मिठाई ला के रखते होगे, अरे बेटा खा लो ना, मामा आ गए, मिठाई ले आए, खा लो मिठाई, तुम नहीं सोने दो, अभी सोने दो, क्योंकि तुम इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग में चले गए हो। तो बॉडी समझने की कोशिश करना, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा मन जिस भी स्टेट में चला जाता है, उस स्टेट को ब्रेक करके उसके स्टेट को चेंज करना मुश्किल होता है। उसके चेंज में तुम्हारी बॉडी जो है वो अपोज करती है। समझ में आया कि नहीं? बॉडी क्या अपोज करती है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने, तुमने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि 4-5 लोग, हम दोस्त बैठे होते हैं, कोई एक हमें कोई जोक सुनाता है, चुटकुला सुनाता है, हम 4-5 लोग बढ़िया हंसते हैं, 2-4-10 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं, और उसमें से एक ऐसा होता है जो जोक सुन के हंसने लग जाता है अबे चुप हो जा, फिर वो शांति नहीं होता ऐसा तुम्हारे लाइफ में हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। जैसे 4-5 लोगों ने मिलके, 4-5 लोग दोस्त मिलके हम कहीं बैठे हुए हैं, उसमें से किसी एक ने हमें जोक सुनाया, है ना, तो 4-5 लोग हंसे, 2-4-10 सेकंड रुक गए। उसमें से एक कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है ना, जो एक बार हंसना शुरू करेगा और वो हंसता ही रहेगा। उसको चुप करा, हो गया भाई, जो खत्म हो गया, सबको समझ आ गया, शांत हो जाओ, शांत हो शांत तो इनर्शिया ऑफ लाफिंग में चला जाता है, और वो एक बार हंसना शुरू कर देता है, इनर्शिया ऑफ लाफिंग में चला जाता है, तो उसके इनर्शिया को खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके इनर्शिया को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके इनर्शिया को खत्म करके उसको फिर शांत कराना और उसको साइलेंट के स्टेट में लाना, है ना। इनर्शिया ऑफ लाफिंग में चला जाता है, तो लाफिंग के स्टेट से स्टेट ऑफ साइलेंट में लाने में बड़ा जोर आता है। होते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ हंसने लग जाता है, यस सर, तो वही तो है इनर्शिया ऑफ लाफिंग, इनर्शिया ऑफ लाफिंग। अब देखो तुम ये समझो, कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा ना हमें गाइड कर दो सर, रिलेशनशिप पे गाइड कर दो, कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया, उसकी याद बहुत आती है। अच्छा, ऐसा एक कमेंट किया बच्चे ने, मुझे लगा कि ये ड्रॉपर होगा, 11-12 पास कर गया होगा, ड्रॉपर होगा, 1-2 साल ड्रॉप किया होगा इसी वजह से। तो मैं पूछा उससे कि कौन से बैच में हो, तो कहता सर मैं 11th में हूं। अबे तूने पैदा लिया नहीं कि तेरा अभी ब्रेकअप हो गया? चल सुन, ब्रेकअप की बात है तो मैं समझाता हूं, सुनो। उसमें भी क्या होता है कि तुम इनर्शिया में होते हो। किस चीज का इनर्शिया सर? किसी के लाइफ में होने का इनर्शिया। अब तुम्हारे लाइफ में कोई है तो उससे बात करना, है ना, उससे बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसके इनर्शिया में तुम होते हो। और अचानक से किसी वजह से वो तुमसे दूर जाती है या बात नहीं करती है या ब्रेकअप कर लेती है, तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक होता है। तुम्हारे डेली लाइफ का कुछ रूटीन है कि कल तुम 6 बजे उससे बात करते थे, सुबह 7 बजे उसको मैसेज करते थे, रात में 10 बजे उसको गुड नाइट बोलते थे। अब किससे बात करोगे शाम को 6 बजे? सुबह किसको मैसेज करोगे? शाम को किसको गुड नाइट बोलोगे? तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक होता है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी, या तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसके जाने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है। नहीं, उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझने की कोशिश करो, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है, तुम्हें दुख इस बात का होता है कि तुम सुबह 6 बजे क्या करोगे, किसको गुड मॉर्निंग बोलोगे, है ना, शाम को 6 बजे किससे बात करोगे, रात में 10 बजे किसको गुड नाइट बोलोगे। तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हो रहा होता है। तुम्हारे डेली लाइफ का जो रूटीन है, जिसमें तुम रोज जीते आए हो, कल तक जो करते आ रहे थे, आज वो करने को नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? सवाल सिर्फ इस बात का है, सवाल सिर्फ है तुम्हारे इनर्शिया ब्रेक होने का, इनर्शिया ऑफ किसी का होना। तो ये जो इनर्शिया ऑफ किसी का होना है वो ब्रेक हो रहा होता है। तो तुम्हें लगता है कि नहीं मैं उससे कुछ प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, आई लव यू, वो सब बेकार की बातें हैं।
तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धीरे 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 फर्स्ट डे थोड़ा ज्यादा दुख होता है, ज्यादा कष्ट होता है, पता ही नहीं क्या करूंगा, सेकंड डे थोड़ा कम होगा, थर्ड डे थोड़ा कम होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक होता है और एक स्टेट से तुम दूसरे स्टेट में जाने लगते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने लगते हो। तो ये है इनर्शिया ऑफ रिलेशनशिप, मतलब इनर्शिया ऑफ किसी का होना। अब एक गया फिर दूसरा आ गया, तो दूसरे के होने के इनर्शिया में चले जाओगे, है ना, दूसरे के होने के इनर्शिया में चले जाओगे। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तुम रिलेट कर पाओगे, पढ़ाकू टाइप के होते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, दिन में 8-10 घंटे पढ़ते हैं, है ना, उनका रोज का काम है पढ़ाई करना, है ना, वो बढ़िया लाइव क्लास लिया शाम को, फिर रात में बैठ के लाइव क्लास को रिवाइज किया, सुबह डीपीपी किया, है ना, दिन में बढ़िया प्रिपेयर हुआ, नेक्स्ट क्लास का रिवीजन किया। अब उसका डे बाय डे ये काम होने लगा, है ना। अब वो इनर्शिया में चला गया, पढ़ने की इनर्शिया में चला गया, इनर्शिया ऑफ स्टडी में चला गया। अब इनर्शिया ऑफ स्टडी में चला गया, अब उसका काम है रोज का पढ़ना। अब किसी वजह से किसी दिन मान लो कि उसको नानी के यहां जाना हो या फिर लाइव क्लास नहीं हुआ, तो इनर्शिया ब्रेक हो गया। अब इनर्शिया ब्रेक हो गया तो जिस समय लाइव क्लास था उस समय अब लाइव क्लास नहीं हो रहा, उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा, तो उस समय उसके दिल में ना थोड़ा सा एक कमी का एहसास होता है। कभी तुमने ये फील किया होगा या नहीं किया होगा, पढ़ने वाले तो तुम हो नहीं, है ना। उस दिन उसको लगता है ऐसा कि आज कुछ ना कुछ छूट रहा है, पीछे कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, हालांकि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, लेकिन उसको महसूस होता है कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो जैसा तुम रोज करते हो, चाहे तुम्हारा डेली लाइफ का रूटीन कुछ भी हो, उस दिन वो काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक होता है। तुम्हारा जो काम तुम रोज करते हो ना उसके इनर्शिया में होते हो, वो काम तुम उस दिन नहीं करते हो, तुम्हें लगता है कि आज कुछ खालीपन सा है मेरे जीवन में, आज कुछ गलत हो रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है, मेरे से कुछ दूर जा रहा है, कुछ दूर नहीं जा रहा। तो तुम पढ़ाई के रिलेशनशिप में थे, जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन तुम्हें लगेगा कि आज, है ना, कुछ गलत हो रहा है ना। होली वोली में क्या होता है कि है ना, दूध में भांग मिला के पिला देते हैं। तो भांग क्या आता है ना कि तुम्हें जबरदस्त इनर्शिया क्रिएट कर देता है। अगर भांग खा के तुम सो गए तो 3-4 दिन तक सोते रहोगे। अगर भांग खा के तुम डांस करने लगे, होली चल रहा, भांग खा लिया, भांग पी लिया और डांस कर रहे हैं, अब डांस इनर्शिया ऑफ डांसिंग में चले जाते हैं, है ना। होली समझते हो, होली में क्या होता है गाँव में कि भांग पिला देते हैं। अब भांग पीने के बाद वो इनर्शिया ऑफ डांसिंग में चले गए, साहब डांस कर रहे हैं, उधर से पिताजी आ गए, अरे वो चचा आओ डांस करते हैं। अब पिताजी को चचा बोल रहे हैं, आओ चचा डांस करते हैं। पिताजी बोल रहे तू घर पे आ, बताता हूँ चचा कौन है तुम्हारा। बोला कोई बात नहीं चचा, पहले डांस कर लो, आओ इधर। तो इनर्शिया ऑफ डांसिंग में चले जाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं, जिस भी स्टेट में होते हैं, उसका एक इनर्शिया होता है। सिमिलरली उसी तरीके से यह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। अगर हम उसे रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो इनर्शिया की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। सेम इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलते रहना चाहता है। अगर मैं उसके स्पीड को बढ़ाऊंगा तो बॉडी क्या करेगा, अपोज करेगा। स्पीड को कम करूंगा तो बॉडी क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इनर्शिया इज वेरी 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 लॉजिकल थिंग्स। इनर्शिया सिर्फ फिजिक्स में नहीं होता, डेली लाइफ में इनर्शिया के कई सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, अब उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना तो ये आगे की तरफ झुकता है, आगे की तरफ फोर्स लगता है। मान लो कार में बैठ के जा रहे हो और कार कहीं शार्प टर्न लेता है तो अचानक से आप बाहर की तरफ आप पे फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, आपकी बॉडी इस डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में था। जैसे आपने टर्न लिया तो आपकी बॉडी उधर ही जाना चाहेगी, तो आप एक ऊपर उधर की तरफ आप झुक जाते हैं। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। समझ में आया कि नहीं है? तो हर इंसान किसी न किसी चीज की इनर्शिया में होता है, वो इनर्शिया टूटता है तो इंसान को दुख होता है। मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे है ना, और पड़ोसी तुम्हारा बॉल रख लिया। अब तुम बहुत गुस्से में आए, तुमने ले आया बंदूक और पड़ोसी के ग्लास पे, ये पड़ोसी का घर है जिसमें ग्लास विंडो है ना, विंडो में ग्लास लगा हुआ है, तुम लाए बंदूक और बंदूक से बुलेट फायर कर दिया। अब तुम चाहते थे इसके ग्लास को ब्रेक करना है, ये बुलेट जाएगा और इस ग्लास में शार्प होल करके बुलेट बाहर निकल जाएगा। अगर आप उस पड़ोसी के घर पे पत्थर मारोगे, बॉल लेके मारोगे, बॉल या पत्थर स्टोन लेके मारो, तो ये स्टोन जाएगा
यहां पे चिपकेगा और ग्लास को ब्रेक कर देगा। ग्लास को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। लेकिन बुलेट से ग्लास ब्रेक नहीं होगा, यहां पे होल करके निकल जाएगा। लेकिन बॉल से मारोगे तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा। ऐसा क्यों? यह होता है ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया कैसे? देखो, यहां पे जब बेटा आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट जाएगा और ग्लास के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में जाएगा और यहां के मॉलिक्यूल पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा फॉर अ स्मॉल टाइम। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम। तो ये क्या होगा कि यहां वाला जो मॉलिक्यूल है वो टूट के निकल जाएगा और इसके पड़ोसी मॉलिक्यूल को, पड़ोसी ग्लास के मॉलिक्यूल को थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि उसके पड़ोसी के साथ क्या हुआ। अबे तेरा पड़ोसी नहीं, ग्लास का जो मॉलिक्यूल है ना उसका भी तो पड़ोसी होगा। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो ग्लास का मॉलिक्यूल है ना उसको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि उसके पड़ोसी को कोई भगा ले गया। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था और इतने कम टाइम के लिए ये बुलेट आया और इसके पड़ोसी को लेकर चला गया। इसको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि उसके पड़ोसी के साथ क्या हुआ। ये इनर्शिया और रेस्ट में था, सो रहा था बढ़िया से, और उसके पड़ोसी को लेकर कोई भाग गया। क्यों? क्योंकि और कितने देर में भाग गया? बहुत कम टाइम में। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस। यहां पे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस। इतने कम टाइम में इसके पड़ोसी को लेके भाग गया कि इसको बाद में पता चला। जैसे ये नींद से खुला, बोला कि मेरा पड़ोसी तो गया, और यहां पे एकदम शार्प होल हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब वही जब बॉल से मारोगे तो बॉल क्या करेगा? जाके वहां पे चिपकेगा, है ना, और थोड़ी देर तक उसको धीरे धीरे हिलाएगा। तो इसके पड़ोसी को भी पता चल जाएगा कि मेरे पड़ोसी को कोई लेके भागना चाह रहा, तो उसका इनर्शिया ब्रेक होगा, अपने पड़ोसी को रोकेगा, अपने पड़ोसी के साथ चिपकेगा। तो ये बॉल इसके पड़ोसी को तो तोड़ ही देगा, आसपास के मॉलिक्यूल्स को भी ये क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा तो इनर्शिया इतने टाइम में ब्रेक हो जाएगा, है ना, इनर्शिया इतने टाइम में इसका ब्रेक हो जाएगा। बुझाया? अच्छे से समझ आया? अब देखो, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। छत से एक रस्सी बांधा, उस रस्सी से बॉल का ये एंड यहां पे कनेक्ट कर दिया और बॉल के बॉटम पॉइंट पे एक और रस्सी बांध दिया और इसको पकड़ के सडनली खींचा। जब मैं इसको सडनली खींचूंगा, फर्स्ट केस में सडनली खींचूंगा, तो स्ट्रिंग कहां से ब्रेक होगा? स्ट्रिंग कहां से ब्रेक होगा? स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम, स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम। और अगर मैं यहां पे धीरे धीरे खींचूंगा, देन स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम। तो फर्स्ट केस में स्ट्रिंग कहां से ब्रेक होगा बताइए? फर्स्ट केस में स्ट्रिंग कहां से ब्रेक होगा बताइए? इसको पकड़ा और पकड़ के झटके से खींच दिया, तो ए से, बी से या सी से? ए से, बी से या सी से, है ना, पकड़ के झटके से खींच दिया। ए से, बी से, सी से, कहां से ब्रेक होगा? अच्छा चलो, ये एग्जांपल तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, एकदम चमकेगा, है ना। 90% बच्चे कह रहे हैं सी से। बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल देता हूं जो तुम्हें जोरदार चमकेगा। मान लो तुम पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, उसमें क्या कहते हैं, मकर संक्रांति हमारे यहां होता है, उसमें बढ़िया पतंग खेल रहे हैं। अब तुम्हारा पतंग किसी पेड़ पे जाके फंस गया, पेड़ पे पतंग फंस गया, पतंग मतलब काइट, जाके पेड़ पे फंस गया, ठीक है। अब तुम धागे को लेके झटके से खींचोगे तो क्या होगा बताओ? धागे को झटके से खींचोगे तो क्या होगा? और धीरे 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 खींचोगे तो क्या होगा? जब आप झटके से खींचोगे ना धागे को, अभी खींचा है, उड़ाया है, पतंग की रही सर, हम तो युगांडा में तो पहाड़ है, पेड़ है ही नहीं सर। रामलाल, तुमसे बात ही करना बेकार है, बात ही करना बेकार है। देख इधर, ये रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अब अचानक से तुमने फोर्स लगाया, तो जो तुमने लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया इतने कम टाइम में, ये रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, ये फोर्स ऊपर ट्रांसमिट करके नहीं जाएगा।
और ऊपर ट्रांसमिट करके नहीं जाएगा तो तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो सी से टूट जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अचानक से तुम पकड़ोगे और झटके से खींच दोगे, तो झटके से खींचोगे ना तो यहां से टूट जाएगा, क्योंकि तुमने जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया इन ए स्मॉल टाइम, वो फोर्स ऊपर ट्रांसमिट करके नहीं जाएगा। ऊपर ट्रांसमिट करके नहीं जाएगा मतलब सी से टूट जाएगा। और धीरे धीरे स्लोली 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 खींचोगे, स्लोली स्लोली खींचोगे तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा, और जो तुम फोर्स को इंक्रीज करो फोर्स यहां पे ट्रांसमिट होता जाएगा। तो ए पॉइंट पे दो फोर्स हो जाएंगे, एक इस बॉल का वेट इसी की वजह से बैलेंस्ड है, यहां पे बॉल क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है वो इस पॉइंट पे तो है नहीं, इसी पॉइंट पे तो दबाव होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और तुम और फोर्स लगा के धीरे धीरे खींच रहे हो तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स ए पे क्रिएट होगा, देन स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम पॉइंट ए। जिस तरीके से तुम्हारा पतंग जब अटक जाता है कहीं पे और झटके से खींचते हो तो धागा टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे खींचते हो तो हो सकता है पतंग जो जाके फंसा है रेस्ट पे है उसको धीरे धीरे तुम्हारा फोर्स पतंग में ट्रांसमिट होता है, फिर पतंग नीचे आता है। और झटके से मारोगे तो पतंग रेस्ट में रह जाएगा, धागा टूट के नीचे आ जाएगा। स्लोली स्लोली स्लोली। चलो ये देखो, ये बस है, कार है, बस है, जो कुछ भी है, और इसमें रामलाल बढ़िया रेस्ट पे है। रामलाल बस में कहां पे है? रेस्ट में। ये रेस्ट में खड़ा है। अब बस रेस्ट में है तो बस का सरफेस रेस्ट में होगा, रामलाल का पैर भी रेस्ट में होगा, रामलाल का हाथ भी रेस्ट में होगा, रामलाल का मुंडी भी रेस्ट में होगा। अचानक से बस के ड्राइवर ने बस को भगा लिया। स्टार्ट मूविंग। अब बस स्टार्ट मूविंग, देखना यहां पे कंसेप्ट समझना बेटा, रटने से काम नहीं चलेगा, एकदम जोरदार तरीके से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। जैसे ही बस मूव करने लगा, बस का पहिया मूव किया, बस का सरफेस मूव किया। अब बस के सरफेस के साथ रामलाल के बॉडी का कौन सा पार्ट चिपका हुआ था? पैर। तो बस का सरफेस आगे मूव करने लगेगा तो रामलाल का पैर बस के सरफेस के साथ चिपका हुआ ये आगे मूव करने लगेगा, तो ये रामलाल का पैर आगे मूव करने लगेगा। रामलाल की पूरी अपर बॉडी रेस्ट में थी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहना चाहेगा, तो अपर बॉडी रेस्ट में ही है। अपर बॉडी कहां है? रेस्ट में, और पैर आगे निकल गया, और ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में ही है। तो बस का सरफेस आगे, बस के सरफेस के साथ रामलाल का पैर चिपका हुआ था, रामलाल का पैर आगे, रामलाल की मुंडी पीछे गिर जाएगा। तो रामलाल कहां गिरेगा? पीछे की तरफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरा केस, नीचे वाला देखो, बस मूविंग है, तो बस का सरफेस मूविंग है, सरफेस के साथ रामलाल का पैर चिपका हुआ, रामलाल का पैर मूविंग है, रामलाल की मुंडी मूविंग है, रामलाल का हैंड मूविंग है, तो रामलाल इनर्शिया ऑफ मोशन में है। रामलाल की बॉडी नेचुरली अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बना के रखना चाहता है, अब जैसे बस के ड्राइवर ने बस को अचानक से ब्रेक लगा के रोक दिया तो बस का सरफेस रुक गया। अब सरफेस रेस्ट में आ गया और सरफेस के साथ रामलाल का पैर चिपका हुआ तो रामलाल का पैर रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी ये मोशन में थी, वी वेलोसिटी से चल रही थी, तो ये वी वेलोसिटी से चलता रहना चाहेगा। तो अचानक से क्या होगा? वी वेलोसिटी से चलता रहना चाहेगा तो अचानक से क्या होगा कि रामलाल की मुंडी आगे की तरफ झुक जाएगा। रामलाल की मुंडी क्या होगा? आगे की तरफ झुक जाएगा। ये आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लिपिंग इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड स्लिपिंग, आगे की तरफ गिर जाएगा। देखिए रामलाल का पैर यहां पे चिपका रहेगा, रामलाल क्या होगा? आगे की तरफ बेंड हो जाएगा, फॉरवर्ड में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों गिर जाएगा बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। आगे जर्क लगेगा, बहुत बढ़िया, जर्क लगेगा। अच्छा, कभी ऐसा देखा है कि बस चल रही है या ट्रेन चल रही है, चलते ट्रेन से साहब उतर गए, अपन चलते ट्रेन से उतर गए, कभी चलते ट्रेन से, बस से, ऑटो से उतरे हो? क्या करते अपन? मान लीजिए ये रामलाल है और ये चलते बस से उतरना चाहता है, तो रामलाल अगर बस के अंदर है, बस मोशन में है,
बस का सरफेस मोशन में है, तो रामलाल की पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में, रामलाल की पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो हम क्या करते हैं कि जब बाहर बट चलते हुए ट्रेन से जब बाहर उतरते हैं, जैसे ही रामलाल बाहर उतरा, चलो मैं तुम्हें भी सिखाता हूं, चलते ट्रेन से बस से अगर तुम्हें उतरना हो तो कैसे उतरना। देखो ये बस आगे जा रहा, बस क्या हो रहा, आगे जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही चलते बस से या ट्रेन से तुम नीचे उतरोगे, तो तुम्हें बस ये कोशिश करना है कि जैसे तुम नीचे उतरो तो पैर को बहुत तेजी से पीछे की तरफ भगाओ। जैसे तुम ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन में पकड़ के लटके हुए हो, ट्रेन आगे जा रही है और तुमको ट्रेन से उतरना है, तो क्या करो, ट्रेन से उतरो और कोशिश करो पीछे भागने की। क्या करो, पीछे भागने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि तुम्हारी पूरी बॉडी मोशन में रहना चाहती थी, तो पूरी बॉडी आगे भागना चाहा वी वेलोसिटी से, और तुमने पैर को पीछे भगाया किसी वी वेलोसिटी से, पीछे की तरफ दौड़ने की कोशिश करी, तो पूरा पैर को तुम वी वेलोसिटी से पीछे ले गए और वो अपर वाला मुंडी आगे जाना चाह रहा, तो एकदम ही जोरदार तरीके से आगे की तरफ गिरोगे, जोरदार तरीके से आगे की तरफ गिरोगे, है ना। और शकल वैसे ही बैगन की तरह है, बिना नाक वाला बैगन बन जाओगे। जैसे ही आगे गिरोगे, जैसे ही आगे गिरोगे, ऐसे एकदम मुंह के बल धड़ाम से गिरोगे, नाक वाक सब टूट जाएगा। सर कैसे गिर जाएंगे, देखो ये पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, जितनी वेलोसिटी बस की थी उतनी वेलोसिटी पूरी बॉडी की थी, तो पूरी बॉडी वी वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा है, तो तुम्हारी पूरी मुंडी, हाथ, बॉडी पूरी वी वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन में थे। और तुमने पैर को पीछे भगाया, तो एकदम जोरदार कपल रहेगा, पैर जोरदार तरीके से पीछे और मुंडी आगे, धड़ाम से गिरोगे, एकदम धड़ाम से, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम मजा आ जाएगा, जोरदार, जीवन का चरम सुख मिल जाएगा वहीं पे। 6 टांका लगेगा, इधर इधर इधर। तो सुनो क्या करना चाहिए, करना यह चाहिए कि पूरी बॉडी आगे की तरफ मोशन में था, तो आप क्या करिए कि उतर के अपने, देखो ये पूरी बॉडी वैसे भी किसी चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो पूरी बॉडी अपने आप आगे जाना चाहेगा। अब तुम पैर को जमीन पर रख के रेस्ट में लाने की कोशिश करोगे, रुकने की कोशिश करोगे, वहीं पे रुक जाओगे, तो तुमने पैर को रेस्ट में लाया, पूरी बॉडी आगे जाना चाह रही, गिर जाओगे। तो तुम क्या करो, आगे की तरफ पैर को भगाओ। तो हम चलते हुए ट्रेन से उतरते हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रहे, तो पूरी बॉडी तो आगे भागना चाहिए रही, पैर को भी वी वेलोसिटी से आगे भगाओ थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। चलो ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर मैंने एक बढ़िया कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, ठीक है, उसके ऊपर क्या रख दिया, कॉइन रख दिया। अब मिजाज बन जाएगा, हाँ मुंह टूट जाएगा, तो ऐसा मुंह लेके तू करेगा क्या, इससे अच्छा है कि मुंह तोड़ के थोड़ा फिजिक्स सीख ले, है ना, और जाके ऐसा करना, ऑटो वाले को बोलना, ऑटो वाले को 50 रुपए देना कि भैया भैया चलो ना, आपके ऑटो से मुझे नीचे उतरना है, आप बंद मत करना ऑटो, आप ऑटो चलाते रहना, मैं नीचे उतरूंगा, ठीक है। कम से कम फिजिक्स का फील तो आ जाएगा। ऐसी शक्ल लेके तू करेगा भी क्या, बता, ऐसी शक्ल लेके करेगा भी क्या, कोई फायदा नहीं है ऐसी शक्ल का। तो थोड़ा सा शक्ल और खराब कर ले, कम से कम फिजिक्स का फील तो आ जाएगा। ऑटो वाले को रोक, बोलना कि भैया काम करो कि रोक दो, रोकना मत भैया, मैं वहां पे चलो और चलते रहना, मैं आपके ऑटो से उतर के थोड़ा फिजिक्स सीखूंगा, है ना। और उतरना और जिधर ऑटो जा रही है उसके पीछे भाग के एक बार फील करना, मजा आ जाएगा, है ना, एकदम झन्नाटेदार जोरदार मजा आ जाएगा। थोड़ा फिजिक्स सीखना ना, मजा आ जाएगा। देखो चलो इधर देखो, ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर कॉइन है। अगर मैं इस कार्डबोर्ड को सडनली खींच दूं, तो कॉइन कहां गिरेगा, और स्लोली खींच दूं तो कॉइन कहां गिरेगा, हाँ
बताइए प्लीज। सडनली ग्लास में गिर जाएगा एंड स्लोली कार्डबोर्ड के साथ बाहर आ जाएगा क्योंकि ये रेस्ट में। तो क्वाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, क्वाइन कहां है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होने की वजह से अगर आप सडनली खींचोगे तो रेस्ट में रह जाएगा, नीचे से कार्डबोर्ड गायब, अचानक से ग्लास में गिर जाएगा। और स्लोली खींचोगे तो कॉइन कार्डबोर्ड के साथ बाहर आ जाएगा, स्लोली खींचोगे तो कॉइन कार्डबोर्ड के साथ बाहर आ जाएगा। अब छोटे छोटे सवाल एक बार कर लेते हैं, देखिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। व्हाई डज द हॉर्स राइडर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ हॉर्स एट अ फुल ग्लोप्स? मतलब इसका मतलब होता है फुल स्पीड। सॉरी बेटा, सॉरी। स्टॉप सडनली, अचानक से जब हॉर्स रुक जाता है तो हॉर्स राइडर बाहर की तरफ क्यों गिर जाता है? इसका जवाब होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हॉर्स वी वेलोसिटी चल रहा, मैन भी वी वेलोसिटी चल रहा, उसकी बॉडी वी वेलोसिटी से आगे चल रहा, ठीक है। अचानक से हॉर्स रुका तो हॉर्स के बॉडी के साथ जो मैन की बॉडी कांटेक्ट में था वो रुक जाएगा और बाकी ऊपर की बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे गिर जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज एन एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप लेने से पहले एथलीट्स थोड़ी देर दौड़ता क्यों है? अब तुम नीरज चोपड़ा जी की बात करो तो नीरज चोपड़ा साहब भाला फेंकने से पहले थोड़ी देर दौड़ते क्यों हैं? या कोई फास्ट बॉलर, कोई भी फास्ट बॉलर बॉल को फेंकने से पहले लंबा रनअप क्यों लेता है? लंबा रनअप क्यों लेता है ना? बताओ क्यों लेता है? देखो होता क्या है कि मान लो मैं फास्ट बॉलर की बात करूं, फास्ट बॉलर की बात करूं तो बॉल को हाथ में पकड़ा, ठीक है, और मैं बोलूं कि यहां जहां पे अंपायर खड़ा होता है वहां पे खड़े हो जाओ और तुम्हें बॉल को फास्ट फेंकना है तो बॉल को ऐसे पकड़ो और ऐसे फेंक दो फास्ट, तो उसे बॉल बहुत फास्ट नहीं जा पाएगा, बहुत फास्ट नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉल को पकड़ा, बॉलर की बॉडी रेस्ट में, उसका हाथ रेस्ट में, बॉल रेस्ट में, अब रेस्ट से वो भी वेलोसिटी से अपनी जितनी क्षमता थी वो फेंकेगा, तो इससे बॉल इतनी फास्ट बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन जब वो बॉल को पकड़ा और लेके दौड़ने लग गया, बॉल को पकड़ा, देखो बॉल को ऐसे पकड़ा और लेके दौड़ने लग गया, तो बॉलर की जो बॉडी की वेलोसिटी है वी, तो हाथ की वेलोसिटी भी, हाथ की वेलोसिटी वी, तो बॉल की भी आगे की तरफ अपने आप उसके हाथ में होने की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वेलोसिटी हो गई वी। अब वी वेलोसिटी से पहले से है, उसका हाथ है आगे की तरफ, है ना, हाथ आगे की तरफ वी वेलोसिटी चल रहा, तो बॉल भी वी वेलोसिटी से आगे चल रहा। अब वो घुमा के जब फेंका तो उसके हाथ से जब बॉल निकली उससे पहले से बॉल के पास कुछ वी वेलोसिटी था, बॉल के पास कुछ वी वेलोसिटी था, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। मान लो ये भाला ले रहा हूं मैं, अब नीरज चोपड़ा साहब को बोलो कि आप यहीं पे खड़े रहो और भाला बाहर फेंको, तो भाला इतनी दूर तक नहीं जा पाएगी। समझ में आया कि नहीं है? बुमराह अब वो क्या करता है कि भाला लेके दौड़ने लगते हैं, इसको पकड़ा और लेके दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहा है, तो पहले से ही उसने वी वेलोसिटी दे दी। अब जब वो फेंक रहा था तो फेंकते टाइम वी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी दिया, उससे पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी था, है ना, फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन, फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन। Can a body remains at rest position when external force are acting on it? When external forces, देखो external forces, force नहीं बोला है, forces are acting on it. Yes, if forces are balanced, अगर forces balanced है, नेट फोर्स जीरो है, मतलब दो फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है? जीरो। मान लो एक बॉडी है, इधर से मैंने एक फोर्स लगाया F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन
और इधर से मैंने एक फोर्स लगाया F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैंने दो फोर्स लगाया, नेट फोर्स क्या हो गया? 0, है ना। देखो व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्सेज, फोर्स नहीं बोला, दो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है ना, तो रेस्ट पे रह सकता है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो रेस्ट में तो रह ही सकता है ना। An athlete does not comes to at rest immediately after crossing the beginning line due to inertia of motion, है ना। मान लो ये बिनिंग लाइन है और एथलीट्स रनिंग करता हुआ आ रहा, जहां पे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा वहीं पे रुक के बोला कि अब मैं जीत गया हूं, चीयर अप करने लग गया, तो होगा क्या? जैसे ही रोकने की कोशिश करेगा तो पूरी बॉडी मोशन में थी, पैर रेस्ट में रह जाए, पैर को रेस्ट में लाएगा, धड़ाम से आगे गिर जाएगा। तो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के बाद भी वो दौड़ता रहता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखता है, धीरे धीरे खत्म करता है। क्या करता है? धीरे धीरे खत्म करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, forces is required to keep it in at rest, गलत है। forces are not required to keep in at rest, no forces is acting on it, ये भी कहना गलत है। हो सकता है उस पर फोर्स लग रहा हो, दो फोर्स लग रहा हो, लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझ में आया कि नहीं आई ये बात? नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। A large number of forces may be acting on it which balance each other. Large number of forces may acting on it which balance each other. एक दूसरे को क्या कर रहा हो? बैलेंस कर रहा हो। एक दूसरे को क्या कर रहा हो? बैलेंस कर रहा हो। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए। If force of constant magnitude acts in a direction perpendicular to the motion of a particle, then it's सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करिए। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करिए। A force of constant magnitude acts in a direction perpendicular to the motion of a particle, हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर चल रहा, हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर चल रहा, हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर चल रहा। तो क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। आपको मैंने बताया था ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि मोशन के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब तक वेलोसिटी के साथ चिपकेगा नहीं, तब तक वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। देन ए इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अब नेट फोर्स 0 लग रहा होगा तो क्या वो रेस्ट में रहेगा? नहीं, ये कहना गलत है। इट मस्ट बी एट रेस्ट। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये भी कहना गलत है। दो फोर्स लग रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इट नेट्स एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर ए भी तो सही लग रहा है। नहीं, ए सही नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर नेट फोर्स 0 लग रहा तो दो पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है उसको भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर भी तो नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर भी तो नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, उसमें भी तो नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सी दिया है। नेक्स्ट, व्हेन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, देन इट्स पाथ इज, देखो, व्हेन फोर्स ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एंड फिक्स्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये पूछते हैं कई बार सवाल, एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, देन इट्स पाथ विल बी। देखो, सर्कुलर में फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता। सर्कुलर में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा होता है। पैराबोलिक, यस, प्रोजेक्टाइल के केस में मैं आपको दिखाता हूं। प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है, बॉल को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट लग रहा होता है। जब पार्टिकल यहां पहुंचता है
देखो पार्टिकल यहां पहुंचता है तो भी एफ नीचे, पार्टिकल यहां पहुंचता है तो भी एफ नीचे, पार्टिकल यहां पहुंचता है तो भी एफ नीचे। और पाथ इसका कैसा होता है? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ पे भी ऐसा हो सकता है जब पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं भी हो, है ना, वेलोसिटी कहीं भी आपने दिया लेकिन फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ नीचे लग रहा हो। और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कैसे? मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सीलरेशन आपने दिया। आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लो, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? पार्टिकल को जो आप ड्रॉप करते हैं, पार्टिकल को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। तो पार्टिकल इस लाइन पे चलना शुरू कर देता है, इधर वेलोसिटी इधर एक्सीलरेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। इधर बी और सी। सर्कुलर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि देखो फोर्स इधर, फिर फोर्स नीचे, फोर्स इधर, फोर्स उधर, ऊपर। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेरिएबल होता है। लेकिन वाई नॉट सर्कुलर? अबे 2 क्लास में सर्कुलर जितना पढ़ा है जाके उसको पढ़ ले। वाई नॉट सर्कुलर, गधा कहीं का, बेवकूफ। वाई नॉट सर्कुलर। अब पार्टिकल यहां चल रहा, बता यहां पे फोर्स किधर होगा? एक्सीलरेशन किधर होगा? तो यूनिफॉर्म है तो इधर होगा, तो जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, इधर हो गया फोर्स। जब पार्टिकल यहां है तो फोर्स नीचे है, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। यहां पे कह रहा फिक्स डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में फोर्स का डायरेक्शन पक्की बात है चेंज होगा ही, पक्की बात है चेंज होगा ही। प्रोजेक्टाइल मोशन लिख दिया ना, प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट देखिए, बॉडी सिटिंग ऑन अ boy is sitting on the topmost berth in the compartment of a train which is just point to stop on a railway station, जो रेलवे स्टेशन पे जस्ट रुकने ही वाला है। drops an apple aiming at the open hand of his brother sitting vertically below his hand at a distance of 2 meter, then the apple will fall। जैसे मान लो ये हम ट्रेन का कंपार्टमेंट बना लेते हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट पे ये लोअर बर्थ है और ये अपर बर्थ है। यहां पे एक रामलाल बैठा है, उसका छोटा भाई नीचे बैठा है। यहां से रामलाल एप्पल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो अब एप्पल सीधा नीचे गिरेगा, इसके आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? प्रिसाइजली ऑन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ ट्रेन, slightly away from the hand of his brother in the direction opposite to the motion of the train। बताइए A B C D। सोच के जवाब दो थोड़ा सा। हैंड में, गधा कहीं का, हैंड में। शक्ल देखा है आपने? हैंड में। देख इधर, जस्ट पॉइंट टू स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन, मतलब ट्रेन वाल के ड्राइवर ने ट्रेन को ब्रेक लगा दिया तो स्पीड लगातार ट्रेन का क्या हो रहा है? कम। अब जैसे ही इसने एप्पल को यहां से ड्रॉप किया, उसी इंस्टेंट पे मान लो ट्रेन की वेलोसिटी कुछ v थी, तो एप्पल को आगे वेलोसिटी मिल जाएगा v। लेकिन एप्पल फॉल कर गया, एप्पल तो आगे v वेलोसिटी से चलता रहेगा और नीचे गिरेगा। अब ये जो लड़का बैठा है नीचे, ट्रेन की स्पीड और कम हो गई, तो लड़के के नीचे जो लड़का बैठा उसकी स्पीड आगे की तरफ कम हो गई। लेकिन एप्पल जिस इंस्टेंट पे नीचे गिर गया था वो कुछ v वेलोसिटी लेके आगे चल गया, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एप्पल की आगे की तरफ हमेशा v रह जाएगी। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से किसी भी मूविंग जगह से किसी चीज को हम ड्रॉप करते तो वेलोसिटी कॉपी कर लेता है। तो मान लो मैं ही बैठा हूं अपर बर्थ पे और मैंने बॉल पकड़ा, एप्पल पकड़ा, तो मैंने एप्पल को छोड़ दिया। अब जिस इंस्टेंट पे मैंने एप्पल को छोड़ा था उसी इंस्टेंट पे मेरी जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल वो एप्पल को मिल जाएगी। तो एप्पल आगे v से जा रहा, लेकिन ट्रेन में तो ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, ट्रेन तो रुक गई, लेकिन एप्पल तो आगे निकल गया v वेलोसिटी से। तो योर करेक्ट आंसर इज बी, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। सुन अच्छे से, सुन कान खोल के, और अगर तूने डाउट पूछ रहा ना इस पे तो बहुत मारूंगा, सुन ध्यान से। बता इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो ट्रेन v वेलोसिटी से चल रहा, तो लड़का v वेलोसिटी चल रहा, लड़के के हाथ में जो एप्पल है वो भी v वेलोसिटी चल रहा। तूने एप्पल छोड़ा तो v वेलोसिटी से आगे निकल गया एप्पल। लेकिन ड्राइवर ने ट्रेन का में ब्रेक मार दिया, ड्राइवर ने ट्रेन में ब्रेक मार दिया, तो ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुक गई और एप्पल तो फ्री हो गया था, v वेलोसिटी लेके आगे निकल गया, तो एप्पल थोड़ा आगे निकल जाएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर।
बी इज योर करेक्ट आंसर। बताओ ये जोरदार चमका कि नहीं चमका, बताओ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम फोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे टेंशन के बारे में। टेंशन फोर्स क्या होता है? देखो बेटा, जब भी एक स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, क्या होता है? खींचा होता है, तो उसके खींचे होने की वजह से उसमें हम टेंशन डिफाइन करते हैं। उसमें क्या डिफाइन करते हैं? टेंशन डिफाइन करते हैं। ये कौन लिख रहा है? सब लिख रहे हैं चमका। हाँ सर आगे आ गया। एक बच्चा लिख रहा है सर नहीं चमका, रिपीट कर दो। एकदम बुद्धि ही नहीं है यार। बुद्धि लेके आया कर, बैटरी लगा के बैठा कर। बैटरी भूल जाता तू लगाना और बकलोली करता है यहां पे। चल देख इधर, 4 बार समझा दिया। बता अरे ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया ना बकलोल। सर स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है। अभी स्प्रिंग फोर्स कहां से आ गया अभी? सर स्कूल में पढ़ा था, तो स्कूल में जाके पूछना, यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पे जो पढ़ाई है वो पूछना। स्कूल में भी आए रहे। चल इधर देख, मान लो एक रस्सी को यहां पे मैंने बांध दिया और दूसरा एंड फ्री छोड़ दिया, तो उस रस्सी में टेंशन कितना होगा? उस रस्सी में टेंशन की वैल्यू होगी 0। उस रस्सी में टेंशन की वैल्यू होगी 0, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं है, खिंचा हुआ नहीं है। किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स तभी डिफाइंड होता है जब मैं उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचता हूं। दोनों तरफ से पकड़ के क्या करता हूं? खींचता हूं। देखो ये एक रॉड है, यहां से मैंने एक स्ट्रिंग बांधा और दूसरा एंड मैंने यहां पे बांध दिया, अटैच कर दिया। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है। स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या आ जाता है? टेंशन। मैं देखता हूं स्ट्रिंग कहीं पे है क्या? नहीं पड़ा है स्ट्रिंग कल पड़ा था यार यहां पे। स्ट्रिंग तो चाहिए, कोई बात नहीं। चार्जर का ये वायर है, देखो यहां से मैंने पकड़ा इसको, ऐसे देखो यहां से मैंने बांध दिया, ठीक है ना? तो स्ट्रेच होगा। जैसे लूज है तो इसमें टेंशन की वैल्यू क्या है? 0। देखो ये लूज है, अगर ये लूज है तो इसमें टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर मैं इसको पकड़ लिया यहां से और इसको यहां से पकड़ लिया और दोनों को स्ट्रेच करके अपने दोनों हाथों पे बांध लिया, तो ये जैसे ही खींचेगा तो इसमें टेंशन डिफाइन होगा। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबे देखो यहां पे कांटेक्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे जहां पे स्ट्रिंग बंधा है वहां पे बैठ जाओ। जहां पे स्प्रिंग बंधा है वहां पे क्या करो? बैठ जाओ। और वहां पे बैठ के स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग एक छाता खोल लो, है ना? देखो ये एरो टाइप का खोल लो। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में ये टी लगेगा। स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होती है, लेकिन हर जगह टेंशन का हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टेंशन फोर्स में बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मेरा चार्जर टूट जाएगा या बचेगा, तू चिंता मत कर, बहुत पैसे मेरे पास, ऐसे 50 चार्जर खरीद के मैं फेंक सकता हूं, है ना? पैसे की कमी नहीं मेरे पास, बहुत पैसे, बहुत। तो तू चार्जर की चिंता मत कर। तुम्हें समझाने के लिए मैं तो खुद अपने आप को तोड़ लूं, चार्जर की तो चिंता छोड़। चल समझने की कोशिश कर। यहां पे देख, इधर नेता बन जा, सब छोड़ के सीधा। अब कल को तू ही सवाल पूछेगा, सर टेंशन फोर्स कहां लगाए, नहीं समझ में आ रहा है। उस समय मैं 4 थप्पड़ दूंगा। इधर देख, ये देख क्या किया मैंने, इस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के खींच लिया। तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन टी होगा, लेकिन हर पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं करते हैं। हर पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते। तू मेरे से ये नहीं पूछ सकता सर यहां पे टेंशन किधर होगा, यहां पे टेंशन का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा। यहां पे टेंशन टी होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। तो सर रस्सी में टेंशन का डायरेक्शन हम कहां पे बताते हैं? जहां पे स्ट्रिंग अटैच होता है, किसी बॉडी पे कनेक्टेड होता है, जहां पे किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होता है, जहां पे हम रस्सी को बांधते हैं, उसी पॉइंट पे टेंशन डिफाइंड होता है।
उसी पॉइंट पे टेंशन डिफाइन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रस्सी मैंने बांधा, ये रस्सी मैंने बांधा दो पॉइंट पे था, एक कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया और एक कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया। तो यहां पे टेंशन क्या हो, किधर होगा बताओ? तो यहां पे हम बैठ जाएंगे और इस कांटेक्ट पॉइंट से रस्सी के अलोंग दूर की तरफ ये टेंशन टी लगेगा। टेंशन टी हमेशा कहां डिफाइंड होता है? जहां पे रस्सी बंधा होता है। जैसे मान लो कि ये मैंने लिया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां से एक रस्सी बांधा और उससे एक ब्लॉक यहां पे अटैच कर दिया एम मास का, और उसके नीचे मैंने एक और रस्सी बांधा और यहां पे ब्लॉक अटैच कर दिया मैंने कुछ M1 मास का। चलो एक ही ब्लॉक ले लेते हैं, चलो M1 मास का। तो इस पूरे स्ट्रिंग में अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, लेकिन तुम मेरे से यहां नहीं पूछ सकते कि इस पॉइंट पे टेंशन बताओ सर किधर होगा, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ किधर होगा। नहीं, ये रस्सी जहां पे बंधा है वहां पे टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा। ये टेंशन टी रस्सी में है कि रस्सी जिस पॉइंट पे बंधा है ब्लॉक पे लगा है, ये टेंशन टी रस्सी की वजह से ब्लॉक पे लगा है। ये रस्सी को मैंने यहां पे बांध दिया, देख रस्सी को बांध दिया और मैं खींच रहा हूं, तो इस रस्सी के स्ट्रेच होने की वजह से ये कांटेक्ट पॉइंट पे यहां पे टेंशन टी मैं फील करूंगा, इस पॉइंट पे मैं टेंशन टी फील करूंगा। समझ में आया कि नहीं है? तो रस्सी जहां पे बंधा होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे रस्सी को बांधोगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधोगे, स्ट्रिंग से बांधोगे, तो वो रस्सी, वो स्ट्रिंग जहां पे बंधा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे बंधा होगा, उस ऑब्जेक्ट पे टी टेंशन लगाएगा अपने लेंथ के लॉन्ग और उस कांटेक्ट पॉइंट से हमेशा दूर की तरफ, है ना? तो देखो ये जो टी टेंशन है ना, वो रस्सी में टी टेंशन है ना? उसके वजह से रस्सी को मैंने जहां पे बांधा है उस ऑब्जेक्ट पे टी टेंशन ऊपर लग रहा है। यहां पे देखो, यहां पे इस सरफेस पे लगा तो सरफेस पे टी टेंशन नीचे की तरफ लगेगा। रस्सी में हर जगह टी टेंशन होता है, लेकिन रस्सी में हम टेंशन डिफाइन नहीं करते और रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं करते। हम रस्सी में टेंशन नहीं देखते, हम टेंशन कहां देखते हैं? रस्सी जहां पे बंधा होता है, कांटेक्ट में जहां पे बंधा होता है, मान लो रस्सी यहां पे बंधा है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे रस्सी टी टेंशन आगे की तरफ लगा रहा होगा, इस कांटेक्ट पॉइंट पे रस्सी टी टेंशन पीछे की तरफ लगा रहा होगा। मान लो यहां पे तुम दो ऑब्जेक्ट बांध देते हो, जैसे ये एक सरफेस ले लिया, यहां से तुमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया M1 मास का, यहां से एक दूसरा स्ट्रिंग लिया और यहां से M2 मास का ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अगर चेंज कर लोगे तो टेंशन अलग अलग होगा। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रिंग की वजह से इस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन नीचे की तरफ होगा। कलर चेंज कर लो, तुम क्या करो, मैं तुमसे पूछूं इस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ जाओ और लेंथ के लॉन्ग छाता खोल लो, लेंथ के लॉन्ग छाता खोल लिया। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ जाओ, लेंथ के लॉन्ग छाता खोल लो। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ जाओ, लेंथ के लॉन्ग छाता खोल लो। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ जाओ, लेंथ के लॉन्ग छाता खोल लो। ये टेंशन का कंसेप्ट है। यहां पे टेंशन अगर कुछ T1 मानते हो तो यहां पे भी T1 इस ब्लॉक पे, M1 ब्लॉक पे T2 ऊपर लग, सॉरी T1 ऊपर लग रहा है, आई एम सॉरी T1 ऊपर लग रहा। और यहां पे टेंशन अगर इस रस्ते में तुम T2 मानते हो तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे T2 टेंशन नीचे लाएगा, तो यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे T2 टेंशन ऊपर लाएगा। अब बताओ ये T2 किस पे लग रहा है? M2 वाले ऑब्जेक्ट पे। ये T2 नीचे किस पे लग रहा है? M1 पे। ये T1 M1 पे कहां लग रहा? ऊपर। और यहां पे T1 नीचे लग रहा है। बहुत जोरदार तरीके से समझ आया कि नहीं आया? समझिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और यहां पे मैंने M मास का एक ब्लॉक रख दिया और स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, ऐसे स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, ऐसे अटैच कर दिया। तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो। अब ये स्ट्रिंग यहां पे कनेक्ट है, तो इस पॉइंट पे बैठ के इधर छाता खोल लो, यहां पे टेंशन कुछ T लगेगा, उसी तरीके से यहां पे बैठ के छाता पीछे की तरफ खोल लो। तो स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा वही डिफाइन करते हैं जहां स्ट्रिंग कांटेक्ट में होता है। तो कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ के इधर आपने छाता खोल लिया, टी टेंशन। ये टी टेंशन रस्सी में है किस ब्लॉक पे लगा है? बताओ, टी टेंशन रस्सी में है किस ब्लॉक पे लगा है? बताओ, ये जो टी टेंशन है वो रस्सी में है किस ब्लॉक पे लगा है? हम बोलते हैं कि टी टेंशन रस्सी की वजह से आया है, तो ये टी टेंशन रस्सी की वजह से आया, लेकिन लग किस पे रहा है? इस कांटेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे यहां रस्सी बंधा है और ये रस्सी की वजह से ऊपर की तरफ टी टेंशन फील कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे टी टेंशन इधर लग रहा है, ब्लॉक पे। हां, ब्लॉक में लगा है वो। बहुत आसान है, देखो बताओ, सुनो मेरी बात। स्ट्रिंग में
एक आइडियल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी होगा, लेकिन हर जगह टेंशन टी डिफाइन करोगे कि कांटेक्ट पे डिफाइन करोगे? बताओ। टेंशन टी हर जगह डिफाइन करोगे कि कांटेक्ट पे डिफाइन करोगे? बताओ। कांटेक्ट पे करोगे कि हर जगह करोगे? बोलो। एक रस्सी में टेंशन तुमसे कहीं भी पूछ सकता है। हाँ, वो पूछ सकता है कि यहां पे टेंशन बताओ, तो जितना टेंशन यहां होगा, जितना टेंशन यहां होगा टी, उतना ही टेंशन बीच में होगा। लेकिन हम बीच में डायरेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, हम कहां करेंगे? कांटेक्ट पे। सर कांटेक्ट पे किधर? तो कांटेक्ट पे बैठ जाएंगे और रस्सी के लॉन्ग छाता खोल लेंगे। हां, कांटेक्ट पे करेंगे। भाई साहब, बच्चे समझते हैं कि रस्सी में टी टेंशन लग रहा है। अरे भाई, रस्सी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे टी टेंशन लगा है। देखिए, इट ऑलवेज फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट अवे फ्रॉम इट अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो, ये अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अबे देख यहां पे, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट, 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 अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट। ले, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट, away from contact point along length of string, away from contact point along length of string. In ideal string, massless string, same at all point, हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चल इधर में मान लो ये मैंने एक बनाया पुल्ली, यहां पे ये स्ट्रिंग बनाया और इधर से एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया मैंने एम मास का, इधर से भी ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया एम मास का, कहीं नहीं जा रहा कुछ भी। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रिंग बनाया दिखाया, ये वाला स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी होगा, लेकिन स्ट्रिंग में कितने जगह पे टेंशन डिफाइन करोगे आप टी? मुझे बताओ, कितने जगह पे? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, कितने जगह पे? मासलेस मतलब कोई मास नहीं है। आइडियल स्ट्रिंग, आइडियली वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हर स्ट्रिंग में कुछ मास होता ही है, लेकिन हम आइडियली कंसेप्ट पढ़ रहे हैं होते हैं, तो हम मासलेस मानते हैं, एकदम हल्का, मास नहीं है। आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, कितने जगह पे टेंशन डिफाइन होगा? तो कई बच्चे कह रहे हैं 2 जगह पे, कई बच्चे बोल रहे हैं 4 जगह पे। 4 जगह इज द करेक्ट आंसर। 4 अलग अलग जगह पे टेंशन डिफाइन हो। कहां? देखो, यहां पे कॉन्टैक्ट पे बैठो और अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ये टेंशन। यहां पे भी तो कॉन्टैक्ट है, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन होगा। यहां पे भी तो कॉन्टैक्ट है, देखो यहां पे अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन होगा, यहां पे अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन होगा। और यहां पे टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी। मैंने सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात की है जो इस कलर से बना है। ये व्हाइट कलर से बीच में एक रस्सी लगा, उसकी मैंने बात ही नहीं की, इससे बात की, ये वाले से बात की। तो कितने जगह पे टेंशन डिफाइन होगा? 4 जगह पे। अभी आधे बच्चे बोल रहे हैं 2 जगह पे। तुम्हें दिख रहा है यहां पे रस्सी बंधा है, यहां पे बंधा है, यहां पे भी तो बंधा है। जैसे मान लो ये देख इधर ऐसे है, ऐसे देख, ऐसे बंधा है, ऐसे बंधा है। तो यहां पे जो कांटेक्ट डिफाइंड होगा नीचे की तरफ, देखो यहां पे जो कांटेक्ट डिफाइन होगा, इस कांटेक्ट पे लेंथ के लॉन्ग नीचे, इस कांटेक्ट पे लेंथ के लॉन्ग नीचे, ऐसे। ये दोनों रस्सी मिलकर इस रिमोट को कहां खींच रहा है? नीचे खींच रहा है। दोनों रस्सी मिलकर रिमोट को कहां खींच रहा है? नीचे खींच रहा है। देख, तो उसी तरीके से इस पुल्ली पे ये दोनों रस्सी ऐसे लटका है, तो यहां पे भी टेंशन टी नीचे, यहां पे भी टी टेंशन नीचे। अब ये टेंशन किसमें है? रस्सी पे लगा है। ये टी टेंशन जो मैंने दिखाई, ये रस्सी पे लगा है कि पुल्ली पे लगा है? बता। एक बच्चा कह रहा है 6। अबे इस रस्सी में पूछा है मैंने, इस वाले रस्सी में नहीं पूछा है। ये टेंशन किस पे लगा है? स्ट्रिंग पे या पुल्ली पे? पुल्ली पे। अब तुम सीख गए, पुल्ली पे। ये रस्सी यहां पे पुल्ली के साथ कांटेक्ट में, तो रस्सी क्या कर रहा है? पुल्ली को पकड़ के नीचे खींच रहा है टी टेंशन से। ये टेंशन टी कहां लगा? इस ब्लॉक पे। ये टेंशन टी कहां लगा? इस ब्लॉक पे। समझ में आया? नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होता है साहब? नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कहीं लिखा होगा? नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखा, ये रहा लिखा हुआ है। का इतना मेहनत कर रहे? देखो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये 2 बॉडी जब कॉन्टैक्ट में होती है, तो कॉन्टैक्ट में होने की वजह से 2 बॉडी के बीच में एक फोर्स डिफाइंड होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है ना। वो जहां भी कॉन्टैक्ट में होती है 2 बॉडी, तो वहां पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसी कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन। दैट्स इट, बहुत इजी है। उसी कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
और यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया बढ़िया सा, ये ब्लॉक रख दिया। तो ब्लॉक और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, कांटेक्ट में। तो इसके कांटेक्ट पे एक कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसको नॉर्मल रिएक्शन इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो आओ इधर एकदम जोरदार तरीका सिखा रहा हूं, एकदम जोरदार तरीका जिससे तुम्हें एकदम चरम सुख की अनुभूति होगी। लगेगा क्या बात है सर, मजे आ गए। सुनो ध्यान से, जहां भी दो बॉडी कांटेक्ट में होगा उसके कांटेक्ट पे जाओ और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींच दो। कौन कह रहा था, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींच दो। देखो जोरदार तरीके से समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। जब भी दो बॉडी जहां पे चिपका हुआ है, दो बॉडी जहां पे भी चिपका हुआ है, जाओ और जहां पे चिपका हुआ है दो बॉडी, उसके चिपकने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो लाइन खींच दो। ऐसे दो लाइन खींच दो। अब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एम मास का है, ऊपर वाले पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे वाले पे नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मतलब ये ब्लॉक ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है ये, और ये ग्राउंड ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो अनॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। हालांकि सारी फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करेगी, सारी फोर्सेस। अब छुट्टी लिखना बंद कर, अब बायो क्लास है, अभी बायो क्लास है, अभी से 45 मिनट बाद बायो क्लास है। शर्म नहीं आती तुम्हें? पढ़ा रहा हूं ना, एहसान कर रहा हूं तुम पे, समझ। छुट्टी दे दो। कुछ बोल दूंगा तो सर आप बोल कैसे दिए? मैं यहां पे जान लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहां कहां से आ जाता है यार दिमाग, पता नहीं। सीधा सीधा छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तो चला जाना चुपचाप। मैंने कितनी बार मना किया है, तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं, सच में मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, चुपचाप चला जाया करो बेटा। यहां पे आदमी जान निकाल के पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा थोड़ी नहीं कि अभी 10 मिनट बाद बायो क्लास, अभी से 45 मिनट बाद बायो क्लास है। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, सब डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएंगे, कहीं और से पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी ना है। दिक्कत यह है कि इतने सस्ते में एडमिशन मिला है, मुंह उठा के सब चले आए हो। औकात है तुम्हारी गांव में भैंस चराने की नहीं, और तुम यहां पे डॉक्टर बनने आ गए हो। चलो ठीक है, छुट्टी हो गई, जाओ, चलो हो गई छुट्टी। धन्यवाद बहुत बहुत, आप यहां पे आए। नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं, जाइए।